देखने वालों को पता ही नहीं चला। ये जितने भी जन्नत मिर्ज़ा के फॉलोअर्स थे उनको पता था कि इन्होंने काम किया है। फिल्म कब लगी है, कहाँ लगी है, ये नहीं पता। फिल्म जब लगानी होती है तो सबसे बड़ी सपोर्ट सिनेमा की होती है। बिल्कुल ऐसे ही। वो सपोर्ट इंडियन फिल्म्स को थी। हम लाइन में खड़े हैं अपने ही मुल्क में, अपने ही मुल्क के सिनेमा के सामने, और वो इंडियन फिल्म लगा रहे हैं। आज के मेहमान सैयद नूर, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में शोमैन का दर्जा रखते हैं और ऐसे ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही नायाब और बहुत ही ज़बरदस्त हिट फिल्में दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का पूरी दुनिया में नाम आज भी लिया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद है सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाह जी, ये बताइएगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है, ये हमने देखा माजी में जब ये स्टार्ट हुई 1948 में तेरी याद से, फिर उसके बाद 60, 70, 80 की दहाई तक बेहतरीन रही, लेकिन जो 90 की दहाई है वो आपकी है। उसमें आपने जो स्टार्ट लिया जीवा से, कसम से, फिर जीवा, फिर उसके बाद चूड़ियाँ, सरगम जी सरगम, वो चूड़ियाँ तो बहुत बात हाँ जी, बात है। आपकी लगातार कामयाब फिल्में हैं और 90 की दहाई जो है वो फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरी दौर माना जाता है। ज़रा रोशनी डालिएगा कि वो दौर कैसे आपने अपने काबू में किया। काबू में तो खैर क्या करना है, उस वक्त देखने वाले मासूम थे, सीधे थे, जो हम बनाते थे उनको अच्छा लगता था। आज अवाम ज़हीन है और हम नालायक हैं। ये एक वजह है। मैं देखें, अवाम जो है वो दुनिया जहान का सिनेमा देख रही है। ये बात ठीक है। फिल्म बीन दुनिया जहान का सिनेमा देख रही है, वो इंडियन भी देख रही है, वो हॉलीवुड भी देख रही है। इवन आप ये देखें, साउथ कोरियन ड्रामे और फिल्म जो है, उन्होंने इतना पाकिस्तान में अपना नाम बनाया है, इतना लोग उनको वॉच करते हैं कि वो हम हमारी फिल्म देखना ही नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं देखना चाहते कि वो एजुकेट हो गए हैं, उनकी आँखें, कान, नाक, साउंड सुनने की जो ट्यूनिंग है उनकी हो गई है, आँखें जो हैं वो अच्छी पिक्चर देखने के आदी हो गए। तो हम उस मुकाबले पे अगर नहीं बना पाएंगे तो वो नहीं देखेंगे, उनका हक है, वो रिजेक्ट कर देंगे। ये नहीं कि हम उन्हें कहें जी आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी फिल्म ज़रूर देखें। भी आप पाकिस्तानी फिल्म को उस मिजाज पे लेके आएँ, उस लहज पे लेके आएँ कि वो उनको साउथ कोरियन या इंडियन या हॉलीवुड के टर्किश या मुकाबले, उनके मुकाबले पे नहीं तो उनसे उनके करीब देखें, नज़र आए उनको। तो ये रीज़न है। और को भी बाकी फिल्म अब जो है वो साइंस बन गई है, और जो आप देखें, गोरे की फिल्म देखें, हॉलीवुड की फिल्म देखें, साइंस नज़र आता है उसमें। 90 का दौर जो है ना, मैं समझता हूँ आखिरी फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरी दौर था, जिसमें बहुत ज़्यादा कामयाब फिल्में बनी और लोग बहुत ज़्यादा सिनेमा की तरफ आए। अच्छा, उस दौरान आपने जो फिल्में बनाई वो आज भी तारीख का हिस्सा हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। उनके, मुझे याद है आज भी चूड़ियाँ के सामने टाइटैनिक लगी थी, तो जो टाइटैनिक असल में वहाँ भी डूबा 1919 में, और 1913 आई थिंक में डूबा था, और एक 1997 में आपकी फिल्म के सामने भी डूबा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, उस वक्त जो आवाम थी ना, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सीधी थी, वो चूड़ियाँ के लेवल की आवाम थी, टाइटैनिक के लेवल की नहीं थी। आज आवाम टाइटैनिक देखने वाली है, पर चूड़ियाँ क्या देखेगी? ये हम लोगों को मानना चाहिए। ये हम लोगों को जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, अपनी सोच को तब्दील नहीं करेंगे, हम अपने कुएं में ही भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि यही दुनिया है। ये दुनिया नहीं है। कुएं के बाहर निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दुनिया क्या काम कर रही है और उनका लेवल कहाँ पहुँच गया। शायद मुझे, हमने तो काफ़ी सुना भी है दोस्तों से, बुज़ुर्गों से भी, कि जब चूड़ियाँ भी बनी थी तो उस वक्त उसको भी वो रेटिंग नहीं दी गई थी सिनेमा ऑनर की तरफ से, कह लें, या स्टूडियो ऑनर्स जो होते हैं जो पहल। लेकिन जब ये चली, इसने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की, तो शाह जी आपने इस फिल्म को किस सोच में बनाया था? क्योंकि आप पहले भी रोमांटिक फिल्में तो बनाई, और जो
एक्शन फिल्में हैं उनका तो दौर हमेशा रहा है, लेकिन आपने एक इतनी सॉफ्ट म्यूजिकल फिल्म क्या सोच के आपने बनाई थी? मैंने ये सोच के बनाई कि मैं पंजाबी फिल्म बना रहा हूँ तो उसमें पंजाब नज़र आना चाहिए, इसलिए मैंने वो उसको गांव के कच्चे घर और उन कच्चे घरों में रहने वाले लोग, उनकी चाहतें, उनके मिजाज, उनकी मोहब्बतें, उनकी नफ़रतें, उनकी दुश्मनियाँ, ये सब उस गांव से ली जो 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 अब नज़र नहीं आते। अब तो हम गांव में जाए तो पक्के घर बन गए हैं और ऊंचे चुबारे हैं। तो मैंने यही सोच के वहाँ वो फिल्म बनाई कि मैं पंजाबी फिल्म बना रहा हूँ तो उसमें पंजाब नज़र आना चाहिए। बिल्कुल, उसमें नज़र भी आया। जी हाँ। अच्छा शाह जी, 2000 के बाद हम देखते हैं कि चंद फिल्में जो है ना वो चली, लेकिन हालात जो हैं वो यकसर तब्दील हुए। इंडियन फिल्मों का भी आना शुरू हुआ, सिनेमा घरों में हमारी लगनी शुरू हुई, तो फिल्म पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा जवाल शुरू हो गया और अब जो है हालात आपके सामने हैं। तो शाह जी, ये किस तरह ठीक हो सकते हैं? पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा जी, फिर हालात ठीक होंगे। हम ठीक ना हो और हालात ठीक करने चल पड़े तो ये नहीं होगा। तो शाह जी, कैसे ऑडियंस को आप कायल करेंगे कि देखिए, ऑडियंस को कॉल करने के लिए हमें बहुत बड़े लेवल पे फिल्म मेकिंग करनी चाहिए और उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए। उसके लिए देखें, प्राइवेट सेक्टर से आया हुआ प्रोड्यूसर इतने पैसे नहीं लगा सकता जितना ये फिल्म बनाना महंगा हो गया है। बिल्कुल, जो उसका जो साउंड डिज़ाइनिंग है, उसकी कलर ग्रेडिंग है, ये सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। और फिर उसकी मेकिंग जो है, जिसमें आप साउंड इफेक्ट जो यूज़ करते हैं, जो सीजी वर्क यूज़ करते हैं ग्रीन के आगे, मतलब बहुत सारा फिल्म मेकिंग चेंज हो गई। हैरान करना है आपने लोगों को। बिल्कुल, उन्होंने देखा ना हो जो हम उनको दिखा रहे हो, बिल्कुल नई चीज़, तब जाके सही, ये सही, होगा। सही। अगर मैं चूड़ियाँ 2 मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो अगर चूड़ियाँ 2 मैं वही बनाऊंगा तो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। सही बात है, उसको कोई नहीं देखेगा। अब चूड़ियाँ 2 एक ऐसी, चूड़ियाँ 2 क्यों बन रही है, उसमें एक ऐसी कैफियत आनी चाहिए, ऐसी नई चीज़ें आनी चाहिए, नए कैरेक्टर्स आने चाहिए, आज के दौर की मेकिंग होनी चाहिए, आज के दौर के सीजी वर्क होने चाहिए। बिल्कुल, तो फिर तो कोई देखेगा भी, 4 आदमी देख लेंगे। शाह जी, ये बताइएगा कि आज अभी इन हालात में भी आपने 2-4 फिल्में अपनी तैयार की हुई हैं, तो ज़रा उनकी डिटेल बताइएगा। आपके जो ऑडियंस है ना, आपको देखते हैं आपकी फिल्मों को, उनको बड़ा इश्तियाक है कि शाह जी की फिल्म कब आए और हम देखें। नहीं, मैं मायूस नहीं करूँगा उनको, इंशाल्लाह। अभी देखिए, जो मेरी फिल्म बिल्कुल रिलीज़ के करीब है वो है ललकारा सिंह इन लाहौर। ललकारा एक सिख लड़के का नाम है जो 21-22 साल का लड़का है। सही। जो लाहौर आता है। लाहौर वो यूँ आता है कि उसके दादा लाहौर में रहते थे और पार्टीशन के बाद वो नहीं आ पाए, और वो उनको कहानियाँ सुनाते हैं, बातें बताते हैं। वो कहता है नहीं कि लाहौर है, तुसी जो साडा चंडीगढ़ है, जो साडा है क्या दिल्ली है होगी। कहता तू एक बार जाके वेखते सी, वो मिट्टी कट्टे थे सूंघ जरा। वो लाहौर आता है बड़े नेगेटिव बंदा, सही, गंदी सोच लेके आता है। और जब वो लाहौर में घूमता है, लोगों से मिलता है, लाहौर को एक्सप्लोर करता है, पुराने लाहौर को, अंदरून लाहौर को, लाहौर से बाहर, लाहौर के नए रोड्स, लाहौर की नई शक्ल, लाहौर के नए लोग, पुराने लोग, उनकी मोहब्बतें, उनके खाने, उनका ये, वो पागल हो जाता है। वो कहती है मेरी सोच गलत थी। हालांकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई उधर से इस तरह आता है ना, तो वो पहले ही बड़ा कॉन्शियस होता है, नहीं मैंने देखना है, मुझे तो किस बाप ने बताया था, मेरे दादा ने बताया कि क्या कमाल के लोग हैं। आपने एक नई चीज़ दी कि वो पहले बदजन है, वो कहता है क्या मैं जाके करूँगा, हमारा बड़ी अच्छी चीज़ है। तो वो एंड में वो जा रहा है तो सब उसको रुखसत कर रहे हैं और वो रो रहा है उनकी मोहब्बतों पे। वो कहता है मैं कहूँगा कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जम्मे नहीं। क्या बात है। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है, इसमें एक वक्त था जब दर्जन भर के करीब स्टूडियोज़ थे और फिल्म की शूटिंग जो थी ना वो स्टूडियो में ही हुआ करती थी, बहुत ज़बरदस्त सेट लगते थे। अब हम कई सालों से देख रहे हैं स्टूडियोज़ तकरीबन वीरान हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और प्राइवेट कोठियों में शूटिंगें हो रही हैं।
शाह जी ये कल्चर हमारा मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा खतरा नहीं है? नहीं। अच्छा, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इसको? देखो स्टूडियो खत्म होना, हम लोग फिल्म खत्म होना। हम लोग एनालिसिस नहीं करते कि स्टूडियोज में शूटिंग्स क्यों होती थी। देखें, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क था, बिल्कुल। लाहौर एक गरीब सिटी थी। यहाँ छोटे छोटे घर थे, मोहल्ले टाइप। बहुत देर में जाके शादमान बना, शादमान के बाद समनाबाद बना, समनाबाद में गुलबर्ग बना, गुलबर्ग से दोस्त मार की ये तो उस वक्त बड़े घर दिखाने के लिए हमें आर्टिफिशियल सेट लगाने पड़ते थे, बड़े घर नहीं होते थे। सही। फ्लोर्स में जाके बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और बड़े बड़े कमरे और पर्दे लटक रहे हैं, शैंडलियर लटक रहे हैं, ये घर होते नहीं थे। आपको पता है, एक घर दिखाने, एक फिल्म थी जब याद नहीं, ज़रीफ साहब की, उनको घर ही नहीं मिल रहा कि चुबारे पे लड़की को दिखाना था नीचे में, तो जहाँ उन्होंने जाके ठंडी सड़क की तरफ एक सरकारी कोई दफ्तर की बिल्डिंग थी, उसमें उसमें खड़ा, घर नहीं होते क्या, तो इसलिए सेट लगाए जाते थे। सही। आज आपको बने बनाए ओरिजिनल घर मिल जाते हैं जहाँ रियलिटी मिलती है। वो तो पर्दे, गत्ते की दीवारें, लकड़ी की खिड़कियाँ, और वो हिलते भी थे, और उनके पेंट जो किया था वो किया जाता था, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं होता था। तो लिहाजा अब ज़रूरत नहीं रही। हाँ, कुछ स्पेशल आपकी रिक्वायरमेंट है कहानी के हवाले से कुछ दिखाना है, तो उसके लिए सेट लगा लेते हैं लोग, लेकिन उसको भी मैनेज किया जाता है। शाह जी, आपने कुछ अरसे से जो फिल्में बनाई वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि आप खुद बताते हैं कि दौर बदल रहा है, लेकिन आप भी उसके साथ अपने आप को क्यों नहीं बदल रहे, और आप क्यों नहीं चाहते कि आपको वही जो लोग आपको सैयद नूर जानते हैं हिट फिल्मों से, तो शाह जी ये एक हिट फिल्म का कोई फार्मूला है आपके पास? नहीं, मेहनत है कि आप बहुत सोच विचार के बाद बहुत मेहनत करके उस लेवल की फिल्म बनाएं कि वो लोगों को पसंद आए। लेकिन कभी कभी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, सिर्फ फिल्म फैक्टर नहीं होती। अच्छी फिल्म भी पिट जाती है, अच्छी फिल्म भी नाकाम हो जाती है, जिसका बड़ा अफसोस होता है डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि यार हमने तो बड़ी मेहनत से फिल्म बनाई थी, तो फिर सोचना चाहिए वो क्यों नहीं चली। अब मेरी एक फिल्म थी ये तेरे बाजरे दी रात, हर लिहाज से वो अच्छी फिल्म थी। अच्छी फिल्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें मेहनत की गई थी, उसको अच्छा बनाया गया था, और देखते हुए भी वो अच्छी लगती थी, लेकिन नहीं चली। बाद में पता चला कि जी दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये है कि तेरे बाजरे दी राखी, बाजरे का किसी को पता नहीं, राखी का किसी को पता ही नहीं है इस दौर में। सही कि ये क्या होता है, तेरे बाजरे दी राखी क्या होता है, वो कोई अट्रैक्शन नहीं थी टाइटल में। सही। नंबर 2, उस फिल्म को प्रोडक्शन की साइड से प्रमोट नहीं किया गया, लोगों को बताया ही नहीं गया। ओहो, अच्छा, कि ये फिल्म लग रही है, ये फिल्म ऐसी है वैसी है। देखिए, अगर ये बताया गया होता तो कम से कम लोग आते देखने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। उसको देखने के लिए आए नहीं, ऐसे चलते चलते लोगों ने देखा कि ये पंजाबी फिल्म है, अच्छा सैयद नूर है, साइमा है, फलाना है, ये तो यार देख लेते हैं। लेकिन शाह जी एक फैक्टर है उसमें, जन्नत मिर्ज़ा, क्योंकि जब आपने उसको साइन किया था ना, तो वो मिलियंस में व्यूज़ थे उसके, और लोग उसको बड़ा पहचानते थे। मैंने भी कहीं सुना, शायद आपने भी ऐसी कोई बात की हो, कि जन्नत मिर्ज़ा को फॉलोअर जो है ना वो लाखों करोड़ों में बनते हैं, इतने मिलियन हैं, तो उसका चाहने वाले भी अगर सिनेमा पे टूट पड़े ना, तो ये तो फिल्म पकड़ी नहीं जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई क्या है कि आए नहीं, लोगों को पता ही नहीं चला। लोग आज भी पूछते हैं कि जन्नत मिर्ज़ा की फिल्म क्यों नहीं आई, कब लगेगी। लोग देखने वालों को पता ही नहीं चला। ये जितने भी जन्नत मिर्ज़ा के फॉलोअर्स थे, उनको पता था कि इन्होंने काम किया है। फिल्म कब लगी है, कहाँ लगी है, ये नहीं पता। लेकिन शाह जी एक चीज़ इसमें मेरा खुद तजुर्बा है, मैं सेट पे आया था जब फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही थी। अक्सर हमें याद है कि हमारा जितना आपसे प्यार है, हम जब भी कभी सेट पे आते थे ना, तो हम ऑन दी सेट बनाते थे, हीरो हीरोइन से बात करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे।
तो लोग उसको देखते थे। लेकिन आपने इतना स्ट्रिक्ट माहौल रखा हुआ था कि जन्नत मिर्ज़ा से कोई बात ही नहीं कर सकता था जर्नलिस्ट। वो नहीं जी, ये हीरोइन का अभी किसी को बताना नहीं है, इसके ड्रेस का किसी को पता ना चले, इसके ये मेरे साथ ऐसा हुआ वाकया शाहजी गाने पे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी ऐसी जैसा पहले माहौल था, हम आते थे, आप हर फिल्म का नहीं, अगर आ भी जाते, हो भी जाता तो लोगों को ये तो मालूम था ना कि जन्नत मिर्ज़ा काम कर रही है, ये जन्नत मिर्ज़ा ने ये शूटिंग। फिल्म कब लगी है, कहाँ लगी है? तो शाहजी आप इतने तजुर्बे करते थे, इतनी फिल्में आपने लगाई, तो आप क्यों नहीं उनको मैनेज कर मेरी जॉब नहीं है ना। प्रोड्यूसर भी बहुत सीनियर, बहुत फिल्में बनाई उन्होंने। मेरी जॉब फिल्म बनाना है, ये डिस्ट्रीब्यूटर की जॉब है या प्रोड्यूसर की जॉब है कि वो फिल्म को कैसे प्रमोट करता है। तो जन्नत मिर्ज़ा अक्सर कहती है कि इसकी फ्लॉप होने की वजह मैं नहीं हूँ। हाँ, वो नहीं, आप किसको समझते हैं? नहीं वो क्यों है यार, बता तो रहा हूँ कि लोगों को पता ही नहीं चला फ्लॉप। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी वजूहत है फ्लॉप होने की, 2-3 वजूहत ज़रूर होती हैं। एक तो प्रमोशन, ठीक हो गया, ठीक है, प्रमोशन हुई नहीं उसकी, पता ही नहीं चला। दूसरा गलत टाइम। जन्नत मिर्ज़ा कैसे हो सकती, जिसके इतने फॉलोअर्स हों उसकी वजह से फिल्म कैसे फ्लॉप होगी? उस बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया, वो बड़ी अच्छी लगी। हाँ, उसके फॉलोअर्स को आना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि इसलिए नहीं आए कि उन तक फिल्म की रिलीज़ और मुकाम और कहाँ लगी है लोगों को पता कब लगी, कैसे उतर गई, बस वो कंफ्यूजन में है ये मसला सारा। फिल्म अच्छी थी, हमने तो देखी है, फिल्म अच्छी थी। अच्छा शाहजी, ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि आज भी फिल्म इंडस्ट्री को अगर मौका मिले सैयद नूर की शक्ल में तो अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है? नहीं, सैयद नूर एक आदमी कैसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकता है? हमें यंग डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स, एक नई फिल्म इंडस्ट्री चाहिए, नया खून चाहिए, नए लोग जो तुझे पैशनेट लोग, जिनमें पैशन हो। अभी तो फैशन ही चल रहा है, पैशन तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता। तो हम रहनुमाई कर सकते हैं, हम उनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, एसोसिएट हो के लेकिन अब हम एक आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी या 4 आदमी, इवन 5 आदमी मिलके भी इसको नहीं कर सकते। एक ग्रो चाहिए, एक टीम चाहिए, एक फिल्म इंडस्ट्री चाहिए। इंडस्ट्री में कितने लोग होते हैं? 5 लोग नहीं होते। सही बात है। तो बहुत सारे लोग चाहिए जो मिल के इसको उठाएं। और अब फिल्म की शक्ल चेंज हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शाहजी, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक आध बंदा नहीं कर सकता। हुकूमत की सपोर्ट हर दौर में हम देखते हैं, हुकूमत इसको फिल्म को सन्नत का दर्जा देती है, लेकिन वो दर्जा जो है वो कैसा दर्जा है कि उसकी में कामयाबी नज़र नहीं आती हमें। और हमेशा यही आर्टिस्ट कहता है, यही डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहता है कि हुकूमत हमें सपोर्ट करे। कैसे करे शाहजी, और क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, इस पर तो पॉलिसी भी बनी, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बड़ी मेहनत की और पॉलिसी बनी, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। और दुनिया जहान में फिल्म इंडस्ट्री जो है अपने इदारों पे चलती है। बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री के अपने इदारे हैं जो दुनिया जहान से रब्ता करते हैं, फेस्टिवल्स करते हैं, फंडिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप अपने ही मुल्क में किसी किले में शूटिंग करना चाहें तो आपको परमिशन ही नहीं है, आपको वहाँ पैसे देने पड़ेंगे, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप यूरोप की लंदन चले जाएं और वहाँ आप फिल्म बनाना चाहें तो उल्टा वो आपको पैसे देते हैं, सब्सिडी देते हैं। तो कैसे नहीं डेवलप होगी फिल्म? तो लिहाजा ये बहुत मेहनत तरफ काम है। तो ये जो डूबी हुई फिल्म इंडस्ट्री है, दुआ तो है कि अल्लाह इसको निकाले इस भंवर से और हम फिर वही पीक पे जाएं। इंशाल्लाह कोशिश तो शाहजी सबको करनी चाहिए। शाहजी, आपने ऐलान किया था, हमने सुना कि मैडम साइमा जो हैं वो अदाकारी के साथ साथ डायरेक्शन भी करेंगी, और हमने जुगनी में देखा भी उनको करते हुए, आपने उनको साथ सिखाया भी तकरीबन। आपने प्रॉपर एक फिल्म करनी थी उन्होंने, वो कहाँ तक पहुँची एज ए डायरेक्टर? वो बैकआउट कर गई। अच्छा, क्या वजह? वो कहने लगी नहीं, मैं नहीं कर सकती, ये बड़ा मुश्किल काम है और मैं एक्टर ही ठीक हूँ और एक्टर के तौर पर ही मैं रिटायर होंगी।
मैंने तो चाहा था कि वो करती। और आपके साथ अगर आप उनको सिखाते और वो करती तो मेरे ख्याल में नहीं, वो सीखी सिखाई है। हाँ, जितना उनका एक्सपीरियंस है, बेपनाह डायरेक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, वो सब सारा एक्सपीरियंस उनके पास है और वो कर सकती हैं, लेकिन टेम्परामेंट उनका नहीं है, सही, दिल उनका नहीं है, दिल नहीं चाहता उनका तो वो इस तरफ direction- आए। अच्छा शाह जी, चलें आप ज़रा थोड़ा लाइमलाइट में आते हैं। शाह जी, जब आप साइमा जी को इंट्रोड्यूस करवाया आपने एक बार फिर घूंघट में, वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके पहले एक्शन फिल्में थी, बहुत कुछ था, लेकिन उस फिल्म से साइमा जी का इमेज जो है वो हर तरह की हीरोइन का जो है ना वो सामने आया, बिल्ड हुआ। तो शाह जी, ये घूंघट का एक्सपीरियंस ज़रा हमसे शेयर करें। बहुत ही प्यारी फिल्म थी, तो साइमा जी को आपने इसी रोल में लिया, जो कि बड़ा ज़बरदस्त एक रोल था, हमने भी फिल्म देखी है। तो आपने मेन हीरोइन रेशम, फिर साथ साइमा जी का जो इंटरवल के बाद, हाँ, उनका तो छोटा रोल था। हाँ, तो शाह जी ये किस तरह इस रोल तक किस तरह एग्री किया, किस तरह बातचीत हुई, ज़रा थोड़ा सा। नहीं, कोई सच कोई ऐसी बात नहीं थी कि जब ये कहानी डेवलप हुई, ये रोल नीली कर रही थी, उनकी कोई मसरूफियात आ गई, वो डेट्स क्लैश कर गई, तो फिर सब ने कहा कि जी साइमा को कर लें, तो इस तरह वो साहिबा की तरफ फिल्म चली गई और उन्होंने की फिर, और वो हिट हो गया, वो हिट हो गई। बड़ा और ज़बरदस्त। शान और साइमा दोनों, और शान वाज आउट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, और उनका कम बैक भी, इसी जितने बड़े एक्टर थे मुझे यकीन था कि ये हिट करेंगे जब भी करेंगे। वेरी गुड। तो दो घूंघट में देखे अरबाज इंट्रोड्यूस हुए, हाँ, सारे ही अच्छे रहे, अरबाज, रेशम, साइमा, शान, और मुझे मोहसिन खान साहब बहुत अच्छे लगे उस क्या फिल्म में। बात, क्या बात। अच्छा शाह जी, रेशम के बारे में बात चल निकली है, वो जब भी इल्ज़ाम लगाती हैं, कहती हैं शाह जी ने मेरा कैरियर जो है वो ख़त्म किया, ये कैसे आप कैसे कर सकते हैं? ये तो उनसे पूछे, मुझे तो नहीं मालूम उसे कहाँ गलती हुई है। बहरहाल मैं इस बारे में कोई वजाहत नहीं करूँगा। अच्छा, ठीक है, ये तो जाहिर है आपकी। अच्छा शाह जी, कुछ यादें शेयर करें साइमा जी के साथ, जब आपकी मुलाकात हुई, जब शादी के कुछ दिन शेयर करें शाह जी, क्योंकि मुझे याद है 2007 में ना, जब मुझे एक फ़ोन आता है शाह जी, एक जगह से ना शूटिंग हो रही थी मैडम की, तो उस घर से मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा आप ना जल्दी जल्दी आ जाएं, हमारे पास पहुँचे। मैंने कहा खैरियत है? उन्होंने कहा नहीं, जल्दी आएँ, आपको ना आज एक ख़बर है, वो आपने ब्रेक करनी है। तो शाह जी वो खबर थी आपकी और साइमा की शादी की। वो किसने ब्रेक की? वो ऐसे कि उस वक्त था मेरे पास अखबार, लेकिन जहाँ शूटिंग हो रही थी ना, वहाँ से मुझे जब कॉल आई तो वो मुझे जानते थे, उनका मेरे साथ ताल्लुक़ था। तो मैंने कहा मैं तो अखबार में हूँ, ये तो कल हो सकती है। फिर वो गई, हमारे जो आशिक चौधरी साहब हैं, उनको मैंने कहा कि ये उनके पास जियो, आपको पता है, प्लेटफॉर्म था। लेकिन शायद माशाल्लाह शादी तो आपकी हो चुकी थी, तो फिर ये इस तरह डिस्क्लोज करने के क्या, ओपन करने के लेकिन क्या? शोबिस की दुनिया है, शोबिस की दुनिया में बहुत रख रखाव रखना पड़ता है। कुछ फैमिली मैटर्स भी थे और उसको हम नहीं करना चाहते थे। ये अपनी लाइफस्टाइल पे है ना, अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, उसमें सारा आता है। तो उसमें साइमा जी का करियर भी था, मेरा करियर भी था, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम एक ख़ास वक्त में इसके अनाउंस करेंगे, और वो अनाउंस हो गया फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल। शाह जी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, आज भी अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पे सबको खुशी भी होती है और फ़ख्र भी महसूस होता है कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त अपना जो है ना वक्त गुजारा। शाह जी अब ये बताइएगा कि साइमा जी आज भी माशाल्लाह हीरोइन है, और एक फ़िल्म 2-3 फिल्में उनकी सेट पे हैं, ईद पे भी लगेंगी। तो शाह जी क्या आप सोचती हैं कि साइमा जी के लिए आप कभी रहीला आगा जैसा किरदार भी लिख पाएंगे? रहीला आगा क्या मतलब? माँ का, या उनके लिए कोई ऐसे जैसे 60 साल की एक औरत किरदार करती है? नहीं, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी देखें, मैडम ज़ेबा जो थी, वो 40 फिल्में उनकी एज हीरोइन चल रही थी, बिल्कुल, और उन्होंने ओल्ड रोल किया था, बिल्कुल ऐसे। इंसान और आदमी में। कोई रोल होगा
तो ज़रूर करेंगी वो, बिल्कुल और ऐसा। कराएंगे भी। वो ड्रामों में वो कर भी रही हैं। तो ऐसी ऐसी आर्टिस्ट जो होता है उसके लिए ये हीरोइन तो शो पीस है। हाँ बिल्कुल। साइमा परफॉर्मर है, हाँ जी बिल्कुल है। उनके पास परफॉर्मेंस की एक पावर है। बिल्कुल है। तो जब कोई रोल बनेगा उनके मुताबिक, उनकी शख्सियत के मुताबिक, तो वो डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि आप जितने माशाल्लाह एक्सपीरियंस रहे हैं, आपने फिल्म इंडस्ट्री को डायरेक्शन दी और इतनी अच्छी, शाह जी ये टीवी ड्रामा मेरे ख्याल आपके लिए मुश्किल तो नहीं है, तो इसकी तरफ आप क्यों नहीं राग़िब होते? राग़िब हो जाएंगे, आप बताएं। शाह जी आपको तो माशाल्लाह ऑफर्स भी बहुत होंगी, तो फिर क्या वजह है कि आप उधर हमें नजर नहीं? आर्टिस्ट तो सारे चले गए टीवी ड्रामों में, हमारे शोमैन जो हैं वो टीवी की तरफ नहीं जा रहे। आप भी कोई डायरेक्शन करें, कोई अच्छा ड्रामा हम देखें, कर लेंगे इंशाल्लाह। कोई है ऐसी ऑफर शॉफर आती रहती है शाह जी? हाँ, मूड भी बना रहे। हाँ शाह जी, बड़ा मजेदार बनेगा वैसे है इंशाल्लाह। टीवी स्टाइल में ड्रामा, ये कमाल हो जाएगा। बिल्कुल। वो फिल्म भी एक स्टाइल है ना, उसमें भी जब ड्रामा बनेगा तो फिर लोग मेरे ख्याल में उसको बड़ा अप्रिशिएट करेंगे और मज़ा आएगा। चलिए शाह जी, लास्ट में ये बताइएगा कि हमारी जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है, इसको इंडियन फिल्मों से जो कि इंपोर्ट पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में लगना शुरू हुई, इससे कितना ख़तरा हुआ, लाहक हुआ, और ये क्या उसकी वजह से बर्बाद हुई है? देखिए, आपको याद होगा मैं इंडियन फिल्म्स की बहुत मुखालफत करता था। बिल्कुल ऐसी। और मुखालफत इसलिए नहीं थी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री खौफजदा थी। मुखालफत इसलिए थी कि जब इंडियन फिल्म्स आती थी तो पाकिस्तान के जो सिनेमास थे वो पाकिस्तानी फिल्म को नहीं लगाते थे। ये बातें हमेशा से होती रही आपकी तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही। इस वजह से थी, वरना मुकाबलेबाजी की अगर हो तो हमें हमारे अंदर भी उतना ही जोश है जो इंडियंस में है। फिल्म बनाने का, लगाने का, हम भी लगा उनके सामने लगाने के लिए बेचैन रहते हैं। लेकिन फिल्म जब लगानी होती है तो सबसे बड़ी सपोर्ट सिनेमा की होती है। बिल्कुल ऐसे ही। वो सपोर्ट इंडियन फिल्म्स को थी। हम लाइन में खड़े हैं अपने ही मुल्क में, अपने ही मुल्क के सिनेमा के सामने, और वो इंडियन फिल्म लगा रहे हैं। वो इसलिए करते थे सिनेमा वाले कि उनको रेवेन्यू बहुत इकट्ठा होता था, लोग बहुत ज़्यादा देखते थे इंडियन फिल्म। और ये करते करते फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने साथ हमारी फिल्में जब लगानी शुरू की तो वो जो लोगों का रुझान था वो हमारी फिल्में भी देखना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। रवानी बढ़ गई सिनेमा की तरफ। और फिर जैसे ही इंडियन फिल्म जो हैं वो बंद हुई हैं तो वही लोग चले गए। बिल्कुल उन्होंने आना ही छोड़ दिया सिनेमा में। बिल्कुल ऐसे ही है। यही एक ख़तरात हैं। हम पता नहीं क्यों अपनी फिल्मों पे फ़ख्र नहीं करते या अपने सिनेमा को हम प्रमोट नहीं करते। शाह जी, मुझे पता चला था कहीं से कि इंडियन पंजाबी फिल्मों के जो प्रोड्यूसर हैं ना, उन्होंने आपसे रब्ता किया था कुछ फिल्में बनाने के लिए या कुछ, तो ये क्या, इसकी क्या कहानी थी? नहीं, बनाने के लिए नहीं किया था। वो देखें, उनकी तरफ से तो बड़ी अच्छी ऑफर्स आ रही हैं और हो भी रही कि को प्रोडक्शन हो जाए। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी, गवर्नमेंट लेवल पे आना चाहिए सारा कुछ। और अगर ये हो जाए तो मेरा ख्याल है पंजाबी सिनेमा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लास्ट में शाह जी, अगर याद ना किया जाए रुखसाना नूर साहबा को तो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं रहेगा। शाह जी, उनका आपकी ज़िंदगी में क्या असर रहा और कितना आपके साथ फिल्मी कोऑर्डिनेशन थी उनकी? देखें, फिल्मी कोऑर्डिनेशन को तो मैं इतनी अहमियत नहीं देता जितनी लाइफ की थी। उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत अच्छा बनाया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं रात दिन काम करता था और कभी उन्होंने उस पर एतराज़ नहीं किया था। उन्होंने जिस तरह मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों की तरबियत की, बच्चों को एजुकेट किया, वो बड़ी बड़ी बात थी। मेरी बच्चों के साथ कम मुलाकातें थी, उसकी बहुत ज़्यादा थी। मैं कभी कभी लेने जाता था स्कूल से बच्चों को, वो रोज़ाना जाती थी। मैं कोशिश करता था कि उनको जो आसाइश है, जो उनको आसानियाँ हैं, उनके लिए मैं पैदा करूं। और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, मैं बहुत मेहनत कर रहा था। और इस मेहनत का उसने सही इस्तेमाल किया और मेरे बच्चे आज माशाल्लाह शाइनिंग बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं, बहादुर बच्चे हैं।
और आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। शाह जी, ये लास्ट में जो आपने स्टूडियो शबाब स्टूडियो बनाया लिया, अब वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ना पैदा वहाँ पर आपने अपना एक छोटा सा फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ है। तो शाह जी, स्टूडियो की क्या कंडीशन है, ये शबाब किस तरह ख़त्म हुआ? शबाब किरानी साहब बहुत बड़े आदमी थे, बहुत नफीस और बहुत मेहनती, बेशक। बड़ा काम किया उन्होंने। फिर उन्होंने स्टूडियोज़ बनाया, वो स्टूडियोज़ में 90% फिल्मों की शूटिंग होती थी। हाँ जी, बिल्कुल। उनकी डेथ के बाद वो जायदाद उनकी जो थी वो तकसीम हो गई, बच्चों में चली गई, हालात बिगड़ते गए, बच्चों ने कुछ उनको बेचना शुरू कर दिया। उसमें एक टुकड़ा मैंने भी ले लिया और मैंने शबाब स्टूडियो की याद में वहाँ स्टूडियो बनाया, फार्म हाउस नहीं है। जी जी, वो सर बिल्कुल बनाया था और ने शूटिंग बनाया भी थी। है। अब तो कम में हो गया है जी। मैं उसी में वहीं होता हूँ और वहीं शूटिंग करता हूँ, वहीं मेरे एडिटिंग स्वीट्स हैं, वहीं मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, वहीं मेरा इक्विपमेंट है, वहीं मेरी ऑफिस है। मैं सब वो एक स्टूडियो है। अच्छा, वेरी गुड शाह जी, जिंदा रखा हुआ आपने हाँ, उस जगह को, कीमती सरमाया थी। जी, बहुत शुक्रिया शाह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत प्यारी प्यारी बातें हुई। जी नाजरीन, आपने हमारे बहुत ही प्यारे सैयद नूर साहब से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, यकीनन आपको बहुत पसंद आई होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।